क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के असफलता के कौन कौन से कारण थे। यानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान में इसलिए रखना है कि जो भारत हमारी 1857 में ही आज़ाद होने वाली थी, उसे 90 साल का और ज़्यादा गुलामी का सफ़र तय करना पड़ा। अगर हम सभी लोग 1857 में आज़ाद हो गए होते तो आज कहीं और होते। यानी जितनी जल्दी आज़ादी मिल पाई होती उतना ज़्यादा हम लोग डेवलप्ड हो पाए होते, है ना। हाँ, आज और आगे जैसे अमेरिका बहुत पहले ही अगर वह स्वतंत्र हुआ है, आज़ाद हुआ है, तो आज देखिए कितना इस टाइम पीरियड के दौरान वह कितना आगे निकल गया, कितना अपने कंट्री का डेवलप्ड कर पाया है। तो दुर्भाग्य रही है कि हमारा देश 1857 में ना आज़ाद हो पाया और 90 साल बाद यानी 1947 में आज़ाद हो पाए। तो उन सभी कारण और घटनाओं को जानना चाहिए और ऐसी कभी भी फिर अपने देश में ना हो कि 1857 जैसी घटनाएं देश में ना हो, ताकि हम सभी लोग फिर से कहीं विदेशी आक्रमण होने पर और कोई भी चीज़ ऐसी घटनाएं घटित होने पर असफल हो। तो ये इतिहास हम लोग को ये सीख देती है कि इतिहास से हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। एक बार इतिहास हो चुकी है, ये घटनाएं हो चुकी है और जिसके कारण हम सभी लोग असफल हुए हैं। तो अपने देश अब कोई भी कभी विदेशी आक्रमण कुछ भी हो, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है ना। तो देखिए 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या क्या रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दी जा रही है। इसमें कई कारण रहे हैं, जैसा कि राजनीतिक कारण, उद्देश्य का अभाव यानी लक्ष्य ही नहीं था। जब किसी व्यक्ति का लक्ष्य तय नहीं हो तो फिर वह कोई भी युद्ध हो जीत पाना मुश्किल हो जाता है ना। उस युद्ध को जीतना मुश्किल रह जाता है। तो उद्देश्य का अभाव था, योग्य नेतृत्व का अभाव था और अंग्रेजों के पास उत्तम संसाधन थे। तो ये सारे लगभग 5-7 कारण हैं जो कि 1857 की लड़ाई हमारे भारतीय सैनिक लड़ते हुए भी हार गए। तो कौन कौन से कारण, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि अंग्रेजों के पक्ष में ही जाती है। यानी अंग्रेजों में संगठन थी, नए हथियार थे, उन सारी चीज़ को हम लोग जानेंगे कौन कौन सा चीज़ था। तो ध्यान थोड़ा सा इसमें देना है कि राजनीतिक कारण, सबसे पहली राजनीतिक कारण बनती है कि यह कौन से राजनीतिक कारण थे जो कि 1857 की क्रांति भारतीय हार गए। तो सबसे पहले यह क्रांति कभी भी संगठित क्रांति नहीं थी। यानी लोग जो हैं पूरे एक तरह से संगठन बना करके या एकता बना करके पूरे देश में इस तरह से नहीं लड़े थे। यानी देश में संगठन का अभाव था और संगठन के अभाव होने के कारण ही यह क्रांति, यह लड़ाई जो है पूरे देश भर में नहीं फैल पाई थी लड़ाई। ठीक है, अगर पूरे देश में उस वक्त इतने हमारे देशवासियों के पास संचार की भी, कम्युनिकेशन की भी सुविधाएं होती कि यह बातें पूरे देश में एक साथ फैलती और सारे लोग एक साथ आवाज़ उठाते, तो हम लोग 1857 में ही आज़ाद हो गए होते, है ना। लेकिन ऐसी कोई हमारे भारतीयों के पास सुविधा नहीं थी, जिसका ये चीज़ भुगतना पड़ा। और दूसरी चीज़ है, दूसरा कारण यहाँ पर जो था वह लक्ष्य का अभाव था। हमारे जो भी सैनिक थे उनमें कोई भी एम फिक्स नहीं किया गया था, कोई भी गोल यानी लक्ष्य नहीं था कि किस उद्देश्य से लड़ना है और क्यों। ये उद्देश्य कहने का अर्थ ये हो जाती है, अगर लोग सोच लेते नहीं, हम सभी लोग इतने जो अभी अत्याचार, जो आप अभी थोड़ा देर पहले बोले थे कि 200 सालों की गुलामी में अंग्रेजों ने क्या क्या हम लोगों के साथ अत्याचार किया और इतना जानवर बना करके छोड़ दिया था, ठीक है, और जानवर के जैसा ही व्यवहार करता था। तो वही है, अगर लोग इतने ही लक्ष्य को लेकर चलते और हम सभी भारतीयों को एक साथ एकजुट होकर के लड़ना है और अंग्रेज को यहाँ से पूरी तरह से भगाना है, तो शायद 1857 में ही यह भारत आज़ाद हो गया था। नहीं आज़ाद हुआ था, उन सारे चीज़ का कहानी क्या है। तो क्रांतिकारी जितने भी रहे हैं, उन क्रांतिकारी का कोई भी निश्चित लक्ष्य नहीं था और सभी जितने भी शासक हमारे देश के अंदर जो भी छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, उन राज्यों पर भी अधिकार करता था। यानी छोटे छोटे जो राजा हुआ करते थे, उन राजाओं पर भी शासन करता था अंग्रेज। सोचिए, हम सभी लोग पर राज करने के लिए राजा हैं, जो उस छोटे छोटे रियासतों में राज्य में बटा हुआ था राजा है, उन राजाओं का भी हेड दूसरे राजा, ये कौन सी बात हो गई। तो अंग्रेज वह राज करता था उन राजाओं पर भी, और वो राजा भी हम लोग पर राज करता था। इसका अर्थ है जनता तो डबल गवर्नमेंट एक तरह से कहिए कि दो दो तरीके से वह पीसी जा रही है, एक तो देसी राजा के द्वारा, दूसरे विदेशी राजा के द्वारा। तो वही है कि यहाँ पर हम इन सभी लोगों को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। अगर आप इतने हिस्ट्री में डूबोगे, क्यों नहीं इतने बड़े ये शासक और जमींदार होते हुए भी अपने स्वार्थ के लिए क्यों लड़ते रहे थे। हम ये क्यों पढ़ेंगे कि ये लोग जो हैं निजी स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे।
ये क्यों नहीं क्वेश्चन करेंगे कि ये भी जो राजा रहे हैं और जमींदार रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए क्यों लड़ रहे थे, क्यों नहीं देश के एकजुटता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, पूरे देश को इकट्ठा कर रहे थे। ऐसे ही लोग में से हमारे भारत देश के जो लौह पुरुष कहलाते हैं यानी सरदार पटेल, उन्होंने देखा था कि राजाओं में भी वो ढंग की बुद्धि नहीं है कि एकजुट होकर के लड़े, तो उन्होंने सारे राजाओं को मनाया और राजाओं को इकट्ठा किया, ठीक है। और तब सारे जो अपना देश ही टूटा टूटा था, अंग्रेज ने और तोड़ तोड़ करके रख दिया था, छोटे छोटे राजाओं में डिवाइड करके रख दिया था। सरदार पटेल ही हैं जो कि उस वक्त के व्यक्ति थे और लौह पुरुष कहलाए, जो पूरे राज्य को इकट्ठा किए थे, और इसलिए उन्हें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, जो कि आज उनकी इतनी बड़ी मूर्ति बनवाई गई है। तो उन्हें एकता का सिंबल यानी एकता का प्रतीक माना जाता है सरदार पटेल को, क्योंकि एक किए हैं, वो पूरे भारत को एक किए हैं। नहीं तो सोच के देखिए, आज हम लोग जिस भारत में कह रहे हो ना, साउथ तरफ हम लोग चल जाते हैं, नॉर्थ तरफ चल जाते हैं, वह जो 7 सिस्टर्स है यानी जो 7 राज्य हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में उधर तरफ चल जाते हैं। नहीं तो इन सारी जगहों में जाने के लिए अपने ही देश में वीज़ा लेना पड़ता। आप सोच के देखिए, अगर अपने ही देश में जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता तो कितना ज़्यादा मज़ा आता। अजीब नहीं होते? अभी अमेरिका जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता है, उसके लिए वो दूर कंट्री भी है, ठीक है। इंग्लैंड जाने के लिए और भी जापान जाने के लिए, अपने ही देश में जब लोगों को वीज़ा लेना पड़ जाए तो वो देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य होता है ना। तो ऐसे थे हमारे सरदार पटेल, जिन्होंने देश को एक किए। इन राजाओं में इस ढंग से नहीं थी एकता, इसका अर्थ है सारे राजा जो हैं ये लोग लड़ते होंगे राज हड़प की नीति से, है ना। तो ये लोग निजी स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे और इनमें सभी लोग अपने अपने राज्य को बचाना चाहते थे। नाना साहेब चाहते थे इनकी पेंशन बच जाए, पेंशन ना जाए, ठीक है, और पेंशन मिलते रहे। झांसी की रानी लड़ाई लड़े थे ये अपनी झांसी को बचाने के लिए। वहीं पर हिंदू लोग लड़ाई लड़ रहे थे किस चीज़ के लिए, कि हिंदू राज स्थापित करने के लिए, जबकि होना चाहिए मुझे अपना देश को बचाना है, अंग्रेजों से छुड़ाना है ना, ऐसा होना चाहिए। बहादुर शाह जफर ये अलग ही दुनिया में थे, ये सिर्फ दिल्ली पर अधिकार करते थे और चाहते थे अंग्रेजों से हमारा दिल्ली बच जाए, बस इतना ही। जब लोग इतना ही सोच रहे हो तो फिर पूरे भारत को कैसे बचा सकते हो। उनको चाहिए कि नहीं, हमारा दिल्ली भी बचे, हमारे भारत से अंग्रेज भागे, ठीक है। इस सोच के साथ पूरी तरह से लड़ाई इनको लड़नी चाहिए थी, तब जा कर के ये जो 1857 हम लोग पढ़ रहे हैं कि असफल हुआ यानी फेल कर गया, यानी ये उस वक्त स्वतंत्रता नहीं मिली। तो इस व्यू से अगर ये सारे लोग लड़ते, झांसी की रानी हो गया, नाना साहेब हो गए हैं, उसके बाद बहादुर शाह जफर हो गए हैं, ये सारे लोग अगर एकता के साथ लड़ते तो 1857 में ही हमारा देश आज़ाद हो गया था, है ना। और उस वक्त आज़ादी होती तो आज देश बहुत आगे निकल गया होता। तो सवाल यहाँ पर इन लोगों पर भी सवाल खड़े उतरते हैं, क्यों नहीं इस तरीके से लड़ाई लड़े थे जो कि देश अभी और आगे रहता। नेक्स्ट है इसमें योग नेतृत्व का अभाव, यानी हमारे देश में जो युद्ध हुई थी उन लोगों में योग नेतृत्व नहीं था, यानी सही ढंग से उनमें लीडरशिप नहीं थे। तो कहिए विद्रोहियों के पास योग सैनिक का अभाव था, क्योंकि हमारे भारतीय जो थे और भारत के लोग वो पूरी तरह से परेशान हो गए थे। अंग्रेज़ों के अत्याचार से परेशान होना भी ज़रूरी था, जो अंग्रेज़ इतना अत्याचार किया हो, है ना, और भारत पर 200 वर्षों तक ये शासन किया हो, उसके बाद लोगों में इतनी आतंक भर दिया था ये सारे, तो लोग पूरी तरह से अंग्रेज से व्याकुल हो चुके थे। तो ये विद्रोह ये बनते ही विद्रोही कहलाते हैं, है ना। और रीज़न यह था कि योग सैनिक का अभाव था। हमारे भारतीयों में होना चाहिए था अच्छी एक लीडरशिप होनी चाहिए था, है ना। क्या होनी चाहिए था? अच्छी एक लीडरशिप होनी चाहिए था। अंग्रेजी सेनाओं में योग सैनिक थे, ऐसी बात नहीं है। अंग्रेजी सेना में कौन कौन से योग सैनिक थे तो वो ध्यान दीजिए। अंग्रेजी सेना में नील था, हीरोज था। हीरोज वही जो कि झांसी की रानी के साथ इनका अंतिम समय तक लड़ाई हुआ, ठीक है। और हीरोज ने ही झांसी की रानी को चारों तरफ से घेर करके, यानी लड़ते लड़ते झांसी की रानी को वीर गति की प्राप्ति हुई। जबकि एक अकेली झांसी की रानी, इसलिए उनके बारे में कई पोएम और कई कविताओं में लिखी हुई है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। अब सोच करके देखिए कि वह अकेले औरत, अकेली लेडी होते हुए भी अंग्रेज अधिकारी को भी इतनी तरह से, बुरी तरह से अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर देना ये आम बात नहीं है, ठीक है। बहुत ही वीर गति, यानी बहुत ही वीरता के साथ ये लड़े और तब जाकर के वीर गति को प्राप्त किए झांसी की रानी। तो
इनकी साहस को कम नहीं आंकना चाहिए, जो झांसी की रानी इतने बड़े योद्धा के रूप में हीरोज से लड़े थे। निकोलसन भी था, लॉरेंस भी था, ये सारे अंग्रेजों के सेनापति थे। ये समझिए कि इनके सेनापति एक जो था वह सभी योग्य था और अच्छा योद्धा था। हमारे देश में भी उस ढंग से अच्छे योद्धा होना चाहिए। ऐसी बात नहीं थी हमारे देश में अच्छे योद्धा नहीं थे, अच्छे योद्धा में सिर्फ झांसी की रानी ही थी और तात्या टोपे थे। यही कुछ लोग जो कि पूरी तरह से वीरता के साथ अंग्रेजों से लड़े थे, और वहीं पर वीर कुंवर सिंह, ये सारे लोग वीरता के साथ लड़े थे। एक और चीज़ है, ये सारे लोग अलग अलग जगह से भी लड़ रहे थे। कोई जो है झांसी से, ग्वालियर से लड़ रहे हैं, कोई बिहार से लड़ रहे हैं, कोई मेरठ से लड़ रहे हैं। अब अलग अलग जगहों से लड़ाई हो और अलग अलग लोग जिनमें कम्युनिकेशन की साधन नहीं हो, संचार का साधन नहीं हो, तो फिर दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि युद्ध होने के लिए ज़रूरी है सभी जो लोग हैं या सैनिक हैं उनमें आपस में एकदम पूरी तरह से विचारधारा मिला रहना चाहिए, ताकि लोग अच्छे से पूरी तरीके से वह लड़ सके और पूरे जोश में लड़ करके अंग्रेजों को हटा सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह अंग्रेजों के पास उत्तम संसाधन था। उत्तम संसाधन का अर्थ क्या हो जाता है? अच्छे अच्छे हथियार थे अंग्रेजों के पास, ठीक है, नए नए हथियार थे। एक तो ब्रिटिश, उसके बाद इन सारे लोग के पास तोप भी था। तो अंग्रेजों के पास उत्तम संसाधन होने के कारण यह 1857 की युद्ध अंग्रेज ही जीत पाया, जो कि बोलते हुए खराब लगता है आखिर अंग्रेज क्यों जीता था और हमारे भारतीय लोग क्यों हारे थे। आखिर भारतीयों के पास ऐसे क्या क्या चीज़ दिक्कतें थी, क्या क्या चीज़ अभाव था। तो इन अभावों को हम लोग आज पढ़ते हैं और जानते हैं कि इतनी सारी दिक्कतें थी, है ना, कि भारतीयों ने 1857 का युद्ध लड़ते हुए भी अंग्रेजों से हार गया। और या तो लड़ने के बाद पूरी तरह से जीतने का प्लानिंग होना चाहिए, योजना बना करके लड़ना चाहिए, या फिर देखिए हार गया तो क्या हुई, अंग्रेज ने और क्रूरतापूर्वक एकदम शासन करने लगा, लोगों को मारने काटने लगा, लोगों को वृक्षों से लाशों को टांग दिया जाता था। इतना टाइट शासन और इतने काला नियम बनाने लगे अंग्रेज, जो कि बहुत ही दुर्दशा और ही खराब हो गई थी। कब? 1857 के बाद देश की स्थिति, है ना। अंग्रेज के पास अच्छे संसाधन थे, नए नए हथियार थे, यातायात का साधन था, संचार की सुविधा थी, यानी कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशन का भी सुविधा था। और दूसरी चीज़ क्या है कि अंग्रेजों के पास नौ शक्ति थे, यानी नौसैनिक शक्ति। नौसैनिक शक्ति का अर्थ हो गया है कि हाँ, अच्छे अच्छे नेवी जो कहिए इस टाइप के भी यहाँ पर रहे हैं फोर्सेस। तो खानों का उपयोग ये लोग करते थे। हमारे लोगों के पास जो था वह सिर्फ तलवारबाजी था। तो कैसे हो पाता? जैसे झांसी